ADRC का फोरम आज इनफेक्टिव क्यों है? सिंपल एक रीज़न है कि आपने ADRC में जाना है, पहले आप अपील विड्रॉ करें, अब वो कौन रिस्क लेगा इसमें? तो ये बेसिकली इस एनोमली को रिजॉल्व कर लेते तो ADRC का फोरम जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता। FBR के जो है वो इशूज़ जो हैं वो उसकी जो मतलब सोचना चाहिए कि FBR बेसिकली अगर चाहता भी है, बट फॉर द रीज़न दैट दे आर they work under the government, so because of they do not have this the leverage and the economy available like State Bank, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको पॉलिसी मेजर्स अगर चाहते भी हैं तो वो ले नहीं पा रहे होते। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर है जो कि सोचना चाहिए, डिबेट करना चाहिए कि वाई नॉट FBR को जो है वो हमें सेपरेट कानून के अंदर जो है, और उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि फिर उसमें FBR की जो हायर मैनेजमेंट होगी उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए। अभी आप किसी भी प्रोफेशनल को कहेंगे कि आप जाएँ और FBR के मेंबर बन जाए या चेयरमैन बन जाए तो वो बनेगा नहीं कभी भी। तो पता है वो आप ब्यूरोक्रेसी का एक टिपिकल रिक्वायरमेंट है। रिफंड का बड़ा इशू है इसमें जो है सबसे जो आसान, इसका कोई शायद रेवेन्यू इम्पैक्ट इस तरह होता कि वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती, बट मेरी नज़र में ये था कि अगर हमारा अपील इफेक्ट्स रेक्टिफिकेशन है रिफंड है वो IRS में ऑटोमेटिकली एक खास टाइम के बाद, जो भी कानून में टाइम लिमिट दी है कि फला दिन के बाद आपका अपील इफेक्ट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो IRS जो है वो पॉपअप करके आपकी रेक्टिफाइड पोजीशन या अपील इफेक्ट पोजीशन रिफ्लेक्ट करे। तो ये भी कोई आसान काम था, ये आराम से इसमें एड्रेस हो सकता है। देयर इज अ ह्यूज कंप्लेन अबाउट दैट कि जो है आपको जो है वो टैक्स ऑफिसर्स के पीछे भागना पड़ता है और वो अपील इफेक्ट उनकी मर्जी है दे ना दें। तो ये चीज़ें एड्रेस हो सकती थी। कंपनसेशन का जो है वो आज कानून ये है कि अगर आपसे कोई अनवारंटेड डिमांड लेके चला जाता है, अब आप अपील जीतेंगे, अपील के डिसीजन से आपका कंपनसेशन स्टार्ट होगा। वाई नॉट कि वो डिमांड कलेक्ट हुई और आगे डिलीट हो गई तो कंपनसेशन जो है वो डिमांड की कलेक्शन से स्टार्ट हो। और इसको बैलेंस FBR के हक में भी करना चाहिए कि FBR का आज एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है कि आपने कमर्शियल अपील तक कोई रिकवरी नहीं होगी, तो इसमें आप टाइम लिमिट डाल देते कि फला दिन में कमर्शियल अपील डिसाइड करें। आज बड़ा आसान है, मैं कमर्शियल अपील में अपील डाल दूँ और एडजॉर्नमेंट लेता हूँ, रिकवरी तो नहीं होगी। तो फिर डिफॉल्ट सरचार्ज का भी मैकेनिज्म दोनों को बैलेंस करें, मतलब कंपनसेशन भी इस तरह दें, लाइक वाइज डिफॉल्ट सरचार्ज फिर पहले दिन से स्टार्ट हो। अगर वो डिमांड अपेंड होगी तो ये पीरियड जो आपने गुजार लिया, जो स्टे का पीरियड है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे का पीरियड है, इसमें भी फिर FBR की भी रेवेन्यू जो है वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये दोनों बैलेंसिंग अमेंडमेंट्स ज़रूरी थी, बट इसको भी कोई एड्रेस नहीं किया गया। रिफंड्स, वी ऑल नो दैट रिफंड्स का बड़ा मेजर इशू है, करप्शन, बहुत सारी बातें आप इस पर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका बड़ा आसान एक हल है, कुछ हद तक उस मसले को हल कर सकता है। आप रिफंड की लिस्ट पब्लिश करते हैं FBR की वेबसाइट में, मिस्टर A को कब रिफंड उसने अप्लाई किया और उसको कब रिफंड मिला और कितने का मिला। मिस्टर A और मिस्टर B और मिस्टर C ने साथ अप्लाई किया और मिस्टर A को मिल गया और मिस्टर B और C को नहीं मिला, तो मिस्टर B और C जो है वो मिस्टर A को पकड़ेगा और मिस्टर A को रिफंड देने वाला ऑफिसर भी सोचेगा कि पता चल जाएगा किसी को भी आज रिफंड मिला। आज एक हर मंथली एक रिफंड की फिगर आती है कि FBR ने इतने रिफंड दिए, किसको दिए पता ही नहीं, हमें तो नहीं मिलते रिफंड। तो इसको बेसिकली एड्रेस करने का एक तरीका ये हो सकता है, ऑल्दो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉजेज हैं, बट अगर आप टैक्स पेमेंट की फिगर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो आप ये भी बता दें कि यार आपने किसको रिफंड दिए। इशुएंस ऑफ एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है ये एक ओवर आर्चिंग प्रोविजंस अगर आ जाती कि बहुत सारे ऑल्दो 153 के अंदर लिखा हुआ है बट सिर्फ 153 के अंदर है, तो एक ओवर आर्चिंग प्रोविजंस होनी चाहिए थी कि अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज है तो उसको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इशू हो जाए। ये बड़ा टिपिकल मैन्युफैक्चरर के साथ भी प्रॉब्लम है, उनकी आज 2% तो कम से कम कटेगी, चाहे उनका अरब रुपए का डिफॉल्ट। तो ये एक ओवर आर्चिंग प्रोविजन आनी चाहिए थी एज अ मेजर ऑफ फैसिलिटेशन, तो उसमें कोई नुकसान नहीं था, इसलिए कि जो आज टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करके भी विदहोल्डिंग करा रहा है वो अपना रिफंड बढ़ा रहा है और FBR अपनी कलेक्शन जो है वो रिफंड को पाइल अप करके डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो दैट शुड हैव बीन एड्रेस्ड एज वेल। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। Thank you very much, Harun Saab, for your insightful presentation. Now, for analysis and impact of direct taxes, I would like to call upon stage for his presentation Mr. Shams Ansari. He is advocate, High Court, and partner Amin
Ansari Law Associates. वैसे तो आसिफ साहब ने कवर कर दिया डायरेक्ट टैक्सेस को। मैं इसमें सीधा चीज़ों को एड्रेस करूँगा, शायद फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन उसको ज़्यादा शायद हो जाए, कहीं कोशिश करूँगा ना हो। जो हमारे पास बजट आया है, पिछले साल जो बजट आया था उसमें चंद बड़ी बड़ी अमेंडमेंट थी जिसमें हम कहें कि सुपर टैक्स था, CVT था, सेविंग था। इस दफ़ा उस किस्म की तो अमेंडमेंट नहीं आई, वहाँ सिवाय इसके कि सुपर टैक्स को मज़ीद एक्सपेंड कर दिया गया। सुपर टैक्स की हिस्ट्री है, छोटी सी हिस्ट्री है। 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, कहा गया था वन टाइम है, ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ, उसका रेट आगे बढ़ाते रहे। उसको चैलेंज भी किया गया, जो 4B में आया था। उस चैलेंज का सुपर टैक्स 4B और 4C का अगर हम डिफरेंस देखें तो 4C रेप्लिका है 4B का, वहाँ सिवाय उसके एक अमेंडमेंट के कि वहाँ पर 4B में लिखा था टेम्पररी डिस्प्लेस पर्सन पे वो लगेगा, जबकि इस दफ़ा वो नहीं थे, इस दफ़ा हाई इनकम अर्निंग इनकम इंडिविजुअल्स का जिक्र किया गया, पर्सनस का जिक्र किया गया है। जो 4B का चैलेंज था प्राइमरीली वो बेस करता था इस पर कि क्योंकि आप स्पेसिफिक टैक्स ले रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देन फॉर द on the touchstone of constitution this cannot be done through a money bill and it has to be through a normal bill। वो सेनेट में के पास जाना चाहिए था। ये चैलेंज हुई बात सिंध हाई कोर्ट में भी हुई, इस्लामाबाद में भी हुई, लाहौर में भी हुई, लेकिन वो सक्सेसफुल बिल नहीं रही। तीनों जगह सिंध हाई कोर्ट में यही पेज बनाई गई थी क्योंकि ये फी की नेचर है, इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आप इसको मनी बिल के तो वो रद्द कर दी गई और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील चली गई। जब ये 4C आया, 4C को भी दोबारा चैलेंज किया गया था, तो इसमें वो प्ली नहीं दी गई क्योंकि वहाँ पर जाहिर तौर पे ये बात नहीं थी कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए था। यहाँ पर ये बात ली गई कि यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल गो के 2015 में भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का था, लेकिन वहाँ ये प्ली नहीं ली गई थी। 2022 में ये प्ली ली गई कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की ली गई, पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन की ली गई। इसमें एडिशनल आर्गूमेंट भी लिया गया था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि डबल टैक्सेशन होती है। आर्गूमेंट इस पर हुए, हमने भी शिरकत की, हमने भी अटेंड किया। आखिर में फैसला यह आया कि 22 पे अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट डेवलप हुआ था कि जनाब इसका जो बेसिक लॉ है जो सुपर टैक्स के लिए पेश किया था वो PIDC का जजमेंट है 1992 का। वो किया जाता है कि जी एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स किया जा सकता है। तो जब आर्गूमेंट डेवलप हुए तो वहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वकील साहब ने आर्गूमेंट लिया था कि जनाब आप एक इनकम को पे टैक्स दूसरा लगा सकते हैं इन एडिशन टू दैट टैक्स, बट सुपर टैक्स में इन एडिशन का लफ्ज़ नहीं था, वो सिंपली एक नया टैक्स लगा दिया गया था। तो जब ये आर्गूमेंट कंक्लूड हुआ, जिससे शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हुआ था 22 दिसंबर 2022 को, और बेंच बैठी थी और वो इट वाज जस्ट अ फॉर्मल सिटिंग, अदरवाइज दे हैड डिसाइडेड व्हाट द डिसीजन इज। दे प्रपोज अ क्वेश्चन बिफोर द काउंसिल एंड दे सेड दैट हमें इस बात पे हमारी हेल्प कीजिए कि इफ वी से दैट सुपर टैक्स इज इलीगल, void ab initio from the very what will be the impact of this judgment on 4B judgment। कि जब आप कहते हैं डबल टैक्स नहीं हो सकता, कि अगर कोर्ट अगर इस कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि डबल टैक्स नहीं हो सकता, तो इसका 4B पे क्या जजमेंट होगा, वो इम्पैक्ट होगा। वहाँ पर उनको कोई जवाब नहीं मिल पाया, शायद वो सुनना चाह रहे थे कि जी 4B पे इम्पैक्ट कोई नहीं होगा एंड यू कैन गिव अ जजमेंट दैट 4C इज ab initio void illegal। तो फिर दे कंक्लूडेड कि जी इस पे जो है हम 2022 के लिए और जो प्रोवाइजर के थ्रू आते हैं टैक्स को चंद सेक्टर्स के लिए हाई कर दिया, उसको उन्होंने इलीगल करार दिया। अब इस पे यह है कि ये मैटर जो है लाहौर हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है सिंध हाई कोर्ट के खिलाफ। आई डोंट नो वेदर एनी टैक्सपेयर हैज फाइल्ड एन अपील on the basis of 4C के जी डबल टैक्सेशन का आता है। It would have been an interesting subject to discuss at the level of Supreme Court whether there is any element of double taxation in this or not, considering the fact that this is not an in addition to
the normal income. This is simply another tax. तो सुपर टैक्स पे डिस्प्यूट में आई थिंक हो सकता है इस दफ़ा भी जाए और लेट्स सी उसका क्या फेट होता है। दूसरी जो अमेंडमेंट इस पर की गई है वो बोनस टैक्स पे की गई है और इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है, पार्टली रीइंट्रोड्यूस किया गया है, पार्टली आप कह सकते हैं कि ये मौजूद था, टैक्स मौजूद था। उसकी वजह यह है कि जब 236M और N इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें अमेंडमेंट इनकम की डेफिनेशन भी की गई थी और वहाँ क्या किया गया था, जो एक्सक्लूजन थी बोनस शेयर्स की इनकम की वो डिलीट कर दी गई थी और 236M और N ये क्या आ गया। तो जब ये बोनस शेयर्स हाईकोर्ट में सूट में चैलेंज हुआ था और उस जजमेंट में जब डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशन बहुत पहलुओं से हुआ, उसमें ये भी आया कि वेदर दिस इज एन इनकम और नॉट, वेदर वी कैन कॉल बोनस शेयर्स एन इनकम पर से और नॉट। डिस्कशन हुआ, उसमें बहुत डेलिब्रेशन भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली जो एंड रिजल्ट जजमेंट का कंक्लूजन हुआ वो यहाँ पर आके हुआ क्योंकि डीमिंग प्रोविजन के तहत टैक्स लगाया जा सकता है। तो 236M और N बिल्कुल बाय फिक्शन ऑफ लॉ उन्होंने ट्रीट कर लिया बोनस शेयर्स को टैक्स, तो कंक्लूज ये हुआ कि ये जस्टिफाइड है। अब होता यह है कि जो सूट का जजमेंट आया उसके बाद 236M और N डिलीट हो गए। अब जो फिक्शन वाली बात थी वो तो ख़त्म हो गई, यहाँ पर रह गई बात कि बोनस शेयर्स इन इटसेल्फ इज एन इनकम और नॉट, वो चले आता है आपका 229 की डेफिनेशन थी जो यहाँ से एक्सक्लूड किया गया था, उसको एक्सक्लूजन को दोबारा नहीं लेके आया था। मौजूद है OECD की ट्रीटी मौजूद है, इसको डिस्टर्ब करने से होता ये है कि सही है आप मैं चाहे अपील में हाई कोर्ट में जीत लूँगा, लेकिन असेसमेंट लेवल पे आपके ऑफिसर के पास एक वो बन जाता है जवाब कि वो जो है मुझे नोटिस करे और इस अमेंडमेंट की बेस पे वो एक प्रोसीडिंग चलाए और उसको अननेसेसरी उसको लिकर ऑन करे। तो ये मैंने अहम कि ये बाकी अमेंडमेंट बहुत है, आसिफ साहब उसको डिस्कस कर चुके हैं, नीड नॉट टू रिपीट देम एंड आई कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much, Ansari Saab, for your insightful views. Now, we have another speaker to discuss analysis and impact on direct taxes, Mr. Zishan Zafar, partner KPMG Tasir Hadi & Co. I would like to invite him on the stage to share his views, please. Assalamu alaikum. I will not take too much of your time. Honestly, मुझे भी भूख लग रही है और यहाँ सबको भूख लग रही है। मैं इस बजट के बारे में क्या कहूँ, बस यही कह सकता हूँ कि more relief to the untaxed and more burden on the tax sector. अगर आप honestly मुझसे पूछें तो इस वक्त डॉक्यूमेंटेड होने की कॉस्ट है और वो ये बजट बता रहा है कि आप डॉक्यूमेंट सेक्टर में क्यों हैं। तो मुझसे तो लोग आज के लिए पूछ रहे हैं कि सर हमें ये की बताएं किस तरह अनडॉक्यूमेंटेड हो जाए। क्योंकि देखिए मैं एक जनरलाइज बात करूँगा, चूँकि बार बार बोनस शेयर, बार बार सुपर टैक्स, ये बातें करना मज़ेदार नहीं है। ये आपने सुन ली, कमेंट्री आ गई, 10 टॉक शो सुन लिए, ICAP को सुन लिया, ICMA को सुन लिया, तो ये तो सबको पता है, सबने पढ़ लिया। पॉइंट ये नटशेल आपने किया क्या इस बजट के साथ? आपने ये किया कि जो आपके सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है, आप सुनते रहे हैं, जहाँ लीकेज है, जहाँ आप देख रहे हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और बड़े नर्चर भी हो रहे हैं, उनको आपने फिर छोड़ दिया। आपके सामने कितनी एग्जांपल्स हैं, मैं होलिस्टिक बात करूंगा, डायरेक्ट बैक सुनूंगी। आपने बड़े प्यार से रिटेलर्स को बाहर कर दिया टियर 1 से। देखिए पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स कलेक्शन नहीं है डायरेक्ट टैक्स का पर्पस। इनडायरेक्ट टैक्स का पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आपकी इकोनॉमी रियल इनकम टैक्सेशन की तरफ चला जाए। लेकिन बदनसीबी ये है कि हम रियल इनकम की तरफ फोकस्ड ही नहीं है, हमें शॉर्टकट चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो आज की तारीख में ये बजट मुझे सिर्फ 3 महीने की मार लगती है। 3 महीने बाद कोई और गवर्नमेंट होगी, 3 महीने तक इन्होंने शॉर्ट टर्म मेजर ले लिए कि रेट बढ़ाते रहो 1% करके, और टेक्निकली एक्सटेंसिव टैक्स कलेक्शन जब तक हो जाए।
हाँ, इसका कॉन्ट्रेरी आर्गूमेंट लोग देते हैं कि जिन्होंने बजट दिया अगर वो कल सिलेक्ट हो गए या इलेक्ट हो गए तो वो क्या करेंगे, तो ट्रस्ट नहीं, मिनी बजट दोबारा आएगा, क्योंकि ये इससे आपके रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। ये तो बहुत सिंपल सा काम है। मैंने 2015 और 16-17 टैक्स रिफॉर्म कमीशन में देखा कि मैं बैठ जाऊं और मैं कैलकुलेट करूं कि अगर मैं 1% रेट बढ़ाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा। तो मैंने वही काम किया कि मेजर जो मेरे सेक्शंस हैं विद होल्डिंग के उनमें 1% रेट बढ़ा दिया। तो मैंने क्या कारनामा किया? मैंने कोई कारनामा नहीं किया। मैंने किसी को टैक्स किया नहीं किया, मैंने सिर्फ उसी को टैक्स किया जो ऑलरेडी टैक्स था। आपने इनएक्टिव की लिस्ट एक खड़ी करी, मुझे सिखाया कि तुम टैक्स पे ना करो, इनएक्टिव रह के तुम 20% करके बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। तो प्रॉब्लम हमारी विल की है, प्रॉब्लम हमारी कैपेसिटी की है, प्रॉब्लम हमारी इंटेंट की है। मुझे बड़े एक सेमिनार में बैठा हुआ था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा एक रिटेलर जो कि पीओएस सिस्टम से बेच रहा है वो, और एक रिटेलर का वही कंप्यूटर सिस्टम जो पीओएस सिस्टम पर नहीं है वो, तो आप किससे परचेज करना चाहेंगे? ये सवाल का जवाब दे दें। मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट वांट टू गो इन डॉक्यूमेंटेशन सेक्टर। एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मैं। आज आप सैलरी पे से विदहोल्डिंग को हटा दीजिए, मैं कसम खा के कहता हूँ कोई सैलरी पे टैक्स पे नहीं करेगा। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? हम ये तैयारी करा रहे हैं आवाम में, लोगों के दिल में कि भाई मुझे मिलता क्या है, तो भाई आप देते क्या हो? पहले ये तो सोचो। गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, बिल्कुल मान लिया, लेकिन हम क्या दे रहे हैं ये भी देख लें। तो प्रॉब्लम सारी ये कि अगर हम टोटलिटी डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स दोनों को देखें तो जहां पर टैक्स की भरमार हुई वहां पे सर्टेन एक्सक्लूजन्स हुई। आपने टीयर 1 रिटेलर्स को जिनकी 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर की दुकानें हैं उनको बाहर किया। उनको कहा कि जो आप सेल्स टैक्स पे, जो आपके बिजली के बिल पे टैक्स होगा बस वही टैक्स है, अल्लाह खैर से अल्लाह। इसकी मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। 9th शेड्यूल आया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। बड़ी मेहनत की कुछ लोगों ने कि भाई ये रिटेलर्स और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को, दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स विद द शॉर्ट टर्म साइड, दे आर नॉट एट ऑल मेंट फॉर लॉन्ग टर्म थिंग्स। I would recommend Asif Saab and other people around, those who are going to the corridors, they should communicate them, and I know they must be communicating and they are all aware of. इस तरह इकोनॉमी चलेगी नहीं इन टैक्स प्रेशर से। हम और हम ये प्रमोट करेंगे, जैसे कि हमने एक बार भुगता कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बहुत सारा उठ के बांग्लादेश चला गया। हम प्रमोट करेंगे लोगों के, तुम जो बाहर जाओ, छोड़ दो, काम ना करो। पहली ब्रेन ड्रेन तो हम कर रहे हैं, मजीद हम इस टैक्स नेट से कर देंगे। आपने हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ा दिए जा रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना। आप रिटर्न्स, आप उस सेक्टर को टैक्स करें जिस सेक्टर में टैक्स पे नहीं किया। आई बिलीव इसके अलावा बाकी जितनी डिटेल बजट प्रेजेंटेशन आसिफ साहब ने दे दी, सऊद साहब ने दी होगी, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है मजीद। और क्वेश्चन आंसर सेशन अवेलेबल होगा, इंशाल्लाह आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब for thought-provoking insights. For next speech, I would like to invite a guest of honor, Mr. Abdul Hamid Sheikh Saab, Commissioner Inland Revenue, Appeal, Karachi. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished Sajidullah Siddiqui Saab, Chief NTO Karachi, Chief Commissioner NTO Karachi, Azim Siddiqui Saab, and my other distinguished guests and male participants, Assalamu alaikum and have a good evening, but it's a good night now. Much talk about the taxation measures, but frankly speaking, from fiscal law point of view, the Finance Act or the Finance Bill at the moment, which will be converted into the Finance Act after that, can be analyzed into three broad categories. That is the taxation measures and revenue measures, because you have to collect from 7.2 to 9.2, that is 28% growth. Certain tax measures has to be required. That measures has already been discussed by my distinguished participants. And certain relief measures, because you have to acknowledge the certain businesses
and discourage the certain businesses or the certain transactions. So the relief waivers are also there, and certain technical corrections, because there is an absurdity in interpretation of law, there is a court cases, there is a clarifications. To implement all these things, you have to provide some technical correction or technical measures or the legal correction in the Finance Act through to amend the fiscal laws. एक जो चीज़ है वो 236Z के हवाले से थोड़ी मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जो कि शम्स अंसारी साहब ने भी बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ था कि 2018 से जो 2022 तक एक उसमें बोनस शेयर्स में एक गैप है कि ऑलरेडी अगर आज मैं बोनस शेयर इश्यू करता हूँ और मैं विदहोल्डिंग नहीं करता, क्योंकि विदहोल्डिंग एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई 2023 से, तो क्या वो रिसिपिएंट के हाथ में इनकम होगी या रिसिपिएंट के हाथ में वो टैक्स होगी या इनकम होगी, उसको मैं टैक्स कैसे कर सकूँगा। तो ये भी बड़ी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन बिटवीन जो 1.5 मंथ आप बिफोर देखें, having consulted with my friends who appear before me during my appellate proceedings, तो उन्होंने कहा था कि जब ये पता चल गया था कि आपके डिविडेंड पे, आपके जो है ना वो कैपिटलाइज पे ये टैक्स लगाना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी जो सेक्शन 5A हुआ करता था, जो कि बीच में डिलीट हुआ, तो बहुत सारी कंपनियों ने जो है ना वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो करके बोनस शेयर इशू कर दिए थे। अब इशू तो कर दिए आपने अपने बुक्स में कर दिए कि जो रिसिपिएंट है उसका स्टेटस क्या होगा, उसको टैक्स पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये बड़ी थोड़ी एक एनोमली है। सेकंड जो है सुपर टैक्स के हवाले से है कि सुपर टैक्स में आपने देखा होगा कि 147 का टैक्स कलेक्ट करते हुए सुपर टैक्स उसमें इनबिल्ट है, और या जो है ना वो आपको उसका एलिमेंट या फैक्टर देना होगा। क्या ये जो 147 जो कलेक्शन है वो कि जून क्वार्टर जो कि अभी करंट चल रहा है जून 2023 उस क्वार्टर में एप्लीकेबल होगा, या इसको फाइनेंस एक्ट आने के बाद जो सितंबर क्वार्टर में तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस जून क्वार्टर में भी आ जाएगा या नहीं आएगा। इसके लिए बोर्ड ने एनोमली कमेटीज़ बनाई हुई हैं, एक टेक्निकल कमेटी है, एक बिजनेस कमेटी भी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो जाएंगी। और ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, आपके चेहरों में थोड़ी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you very much, sir. Next, हमारे साथ स्पीच के लिए मौजूद हैं गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे इफ्तिखारुल हसन नकवी साहब, ही इज़ एडिशनल रजिस्ट्रार ACCB। सर प्लीज़ स्टेज पे ले आएँ और अपने व्यूज़ से हमें याद करें। थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। वैसे मुझे ये भी उन्होंने बता दिया कि मेरे पास 2 मिनट है, तो आप इसको कमर्शियल ब्रेक ही समझे इस फिगर्स में और कमेंट्री के ऊपर। तो सबसे पहले तो यहाँ इंस्टीट्यूट का शुक्रिया, शाम साहब का शुक्रिया, अजीम साहब का शुक्रिया। मैं टेक्निकल चीज़ में नहीं पढ़ूँगा, मैं सिंपल सी बात करूँगा, मैं सिंपल मैन। बल्कि एक साहब ने कहा कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल एंड वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आप गौर करें, वो एक साहब ने एक और जगह लिखा हुआ था जो चले बजट से रिलेटेड है, हर आदमी का भी एक बजट होता है, घर का भी होता है, नेशन का भी बजट है। तो हमारी बहुत सारा जब बजट अनबैलेंस होता है वो हमारी अना होती है। उसने का रिक्वायरमेंट आपकी 200 गज की है और 2000 गज का मकान बना लेते हैं, वो बकाया जो 800 गज है वो आपकी अना होती है जिसकी आप कॉस्ट पे करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें जैसे कमर्शियल ब्रेक का, तो मैंने एक बुक पढ़ी और ये ज़िंदगी के बारे में ही है। तो उस पर एक नर्स थी, शायद आपको भी सुना होगा, कि और वो उस वार्ड में थी जहाँ पेशेंट डेथ बेड के ऊपर होते, डॉक्टर्स जवाब दे चुके होते। तो उसने कुछ सवाल उनसे किए जो 2-3 कॉमन थे, और उस बुक का नाम था 5 रिग्रेट्स ऑफ द लाइफ। तो आई वुड टेक टॉक अबाउट ओनली 1 or 2। तो उन्होंने पूछा, और कॉमन सवाल था, उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट क्या है। तो पेशेंट्स ने कहा, जो कि एक आधा हमसे बहुत हो गए थे, और उन्होंने कहा कि हम जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम ज़िंदगी में जो कहना चाहते थे वो हम कह ना सके। हमने अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, मुआशरे की ज़िंदगी गुजारी। आप क्या देखें कि आप शारे पैसर पे आपकी कॉस्ट भी बचेगी और टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगी। जहाँ तक SCCP का ताल्लुक है, मैं इंचार्ज हूँ, तो हम मज़ीद डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं।
तो विद इन 4 और 5 मंथ्स आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उसको कंबाइन कर दिया, जो डिफरेंट फॉर्म से उसको भी हमने कंबाइन कर दिया, तो डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज। एससीसीपी के दरवाजे खुले हैं, आपको जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। हमने वो सिस्टम भी खत्म कर दिया कि 9 to 5 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और जहाँ तक इंस्टीट्यूट की बात है, मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं जो कि सीमा भी हैं, FCA भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था एक तकरीर में कि, और शाम साहब को, अजीम साहब को करेक्ट किया था कि इन्होंने बाकी फ्लाइट को डेट इज रेडी टू टेक ऑफ, इतनी मेहनत कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए, देयर शुड बी अ बिग क्लैप फॉर देम। मैंने इनके स्टूडेंट्स को एतबार ही पाया है। और आप लोगों को मैं मतलब हौसला दूँ कि आपके साथी कहते हैं यार हमारे साथियों का जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, तो इनकी ना इंग्लिश ठीक नहीं है, इनकी नरेशन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ, आप भी उतने ही अच्छे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम सब एक दूसरे के लिए तालियां दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपकी खुशी बता रही है कि ऑथराइज कैपिटल की फीस काफ़ी कम हुई है। तो जो ऑथराइज कैपिटल लोगों ने बढ़ाया है तो अच्छा लगता है। हमारा भी लास्ट सेगमेंट है आज के सेमिनार का। माय नेम इज सैयद अनवर रशीद, आई एम फेलो मेंबर ऑफ ICMFB। सो आई विल बी मॉडरेटिंग दिस सेशन, क्वेश्चन आंसर। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सर सिद्दीकी साहब, चीफ कमिश्नर इन रेवेन्यू LTU। मिस्टर अब्दुल हमीद शेख साहब, कमिश्नर इन रेवेन्यू। सऊदुल हसन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर E&Y। मिस्टर आसिफ हारून, पार्टनर AFL। मिस्टर जीशान जफर, पार्टी KPMG। जीशान, मिस्टर शमशान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट अमीन अंसारी लॉ एसोसिएट्स। मिस्टर बदर सलीम साहब, मैनेजिंग पार्टनर नॉर्थ। क्वेश्चन देखें तो दो चीज़ें आ रही हैं, तो बजट बहुत सिम्प्लीफाइड है जिसमें ज़्यादा क्यूरेज नहीं है, या फिर हमारे माशा प्रेजेंटर्स जो है उन्होंने अच्छे बहुत अच्छा प्रेजेंट कर दिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आए। लेकिन एक दो क्वेश्चन हैं जो टिपिकल हैं। सबसे पहले मैं सऊद साहब से इसका सवाल करूँगा, जो हमारे 8 शेड्यूल में अमेंडमेंट हुई है सेल टैक्स के 81, 82 एंट्री में। अच्छा, रैशनल तो आपने बता दिया अपनी प्रेजेंटेशन की, रैशनल क्या था इसका, लेकिन इसमें जो 2-3 क्यूरी आ रही है। सबसे पहले तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है इफेक्ट है जुलाई 22 से। जुलाई 22 से ये इफेक्ट हो जाएगा, बजट जब भी पास हो 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है उनका क्या इफेक्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी बजट पास होने तक जो ट्रांजेक्शन हो रही है 1 जून से लेकर के बजट से अगर 25 को भी पास होता है तो 25 से की ट्रांजेक्शन जो इनवाइसिंग हो चुकी है, जो इम्पोर्ट पे पे कर चुके हैं, इवन के 18%, जो आपका 1% पहुँचे था, तो उसमें फेल होगा बेसिक। डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है, जो टैक्स दे रहा है उसका टैक्स नहीं होता, उसने बेसिकली कंज्यूमर से कलेक्ट करना होता है, वो पास होकर फाइनल कंज्यूमर के पास चला है। उसमें आमतौर पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं हो सकती, कोई नहीं सकती है प्रैक्टिकली। ऐसे ही जैसे रेस्टोरेंट पर आपने जैसे 5% का रेट कर दिया है, मैं जाता हूँ खाना खाता हूँ, उससे 5% कलेक्ट करेगा और फ्रिज में जमा करा देगा। आप 1 साल के बाद अगर उससे बोले कि नहीं साहब से जो आपके बाद 1 साल पहले खाना लगे गए थे उसमें आप 5% या 10% टैक्स करेंगे, पॉसिबल नहीं। लेकिन मेरा टैक्स नहीं है, आपने उससे कलेक्ट करना था, तो आपके जस्ट लाइक एजेंट काम करवा रहा। तो रेट्रोस्पेक्टिव
जो है वो आप टैक्सेशन इस तरह कर पाएंगे पॉसिबल नहीं है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो मई का रिटर्न आपने अभी फाइल करना है, आपको असल के जो भी बता रहे थे कि वो इनकम टैक्स में भी जो है वो बहुत शेयर का पास चल उसके निकल रहा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप चाहें तो मई के रिटर्न में जितनी बेनिफिट दे सकते हो ले लीजिए उसका, और या छोड़ दीजिए अभी आप जहाँ पे एक्टिव इंग्रीडियंट्स की बात हो रही है, आप जून में उसका बेनिफिट लीजिए जब एक्ट पास हो चुका होगा। एक्ट पास होगा जाके मे बी अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे शायद, बकराई से 1 आध दिन पहले किसी साइन होगा बदल का, और उससे पहले अनसर्टन पोजिशन जो अमेंडमेंट आई है विड्रॉ हो जाए। इसी तरह राइट सर एक चीज़ है कि अगर टैक्स पास होता है जैसे अब 30 जून को 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये तो रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है। अब 30 जून को जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो स्टॉक करा हुआ है, वो तो 18% तो खरीदा हुआ है। जिस दिन ये एक साइन हो गया ना, सदन ने साइन कर दिया, तो जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो तो आ जाएगा। जहाँ बाकी तमाम चीज़ें तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन ये दो आइटम ऐसे हैं सेल टैक्स में जिन्होंने लिख दिया है कि इसकी एप्लीकेशन होगी 1 जुलाई 2022। ठीक है, तो जिस दिन सदन ने प्रेसिडेंट साइन कर देना उसको दे देना है अपना, उनकी एप्लीकेशन शुरू हो गई पूरे तौर पर 1 जुलाई 2022 का। अब जब एप्लीकेशन शुरू हो गई तो उस वक्त अगर आप जून का रिटर्न रह गया, अब आगे तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके होंगे, मई का रिटर्न फाइल कर चुके होंगे 18 तारीख, तो आप जून के रिटर्न में अगर आप कुछ उसका बेनिफिट ले सकते हो तो आप ले लीजिए। उससे पहले आप जाने के लिए आप तो सप्लायर के पास राइट ही नहीं है, जो क्या कहते हैं वो के रिटर्न में जाकर वो खुद कोई नोट इशू कर सके, वो भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। पहले कर सकते थे, लॉ में भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो FBR के सिस्टम है उसमें रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि अब जो सेलर है वो खुद जो है वो वॉलंटरी तौर पर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता, हर हाल में बायर नहीं करना है। तो आप ये कह लीजिए कि जो ट्रांजेक्शन जिन पर आप इनवाइस इशू कर दी आपने मई में और डिक्लेयर भी कर दिया रिटर्न में, अब आपको आपके यहाँ से निकल गया, अब आप उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, वो भी अगर बायर ही करेगा तो करेगा। क्योंकि इसमें तो मेजर इम्प्लीकेशन जो है GD इम्पोर्ट लेवल पर है, जिसमें मेडिकमेंट चैप्टर 30 जो है वो भी इंडक्ट किया उन्होंने। अब उसमें इम्पोर्ट लेवल पे आज तक जिसने GD पे इम्पोर्ट टैक्स 18% दे दिया वो तो इनपुट उसका डिसअलाउ हो गया, 10, 12, 20, 25, 30 मिलियन उसने इनपुट टैक्स दिया हुआ है, वो डिसअलाउ हो गया क्योंकि आपको 1% वन स्टेज पे चार्ज करके वही फायदा हो गया। तो दो इसमें मेजर एनॉमलीज आ रही है, एक तो ये कि बिफोर पासिंग ऑफ बजट, ठीक है, मेरे को भी हम क्लोज ट्रांजैक्शन में अगर हम ले लेते क्योंकि सिंस टुडे अभी तक सुबह लास्ट डेट है पेमेंट की, सुबह सेल टैक्स की फाइनल पेमेंट कर देते, पास में क्लोज ट्रांजैक्शन अस्यूम कर लेते होते हैं। लेकिन जो अभी ओपन पीरियड है वो हमारा जून का पीरियड है, तो जून के पीरियड में जो हमारा इम्पोर्ट पे टैक्स पे कर चुके हैं जो कि बहुत बड़ा चंक है, वो छोटी अमाउंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्ट तो बल्क में हो रहा होता है। लोकल सप्लाईज आप एक सर्टन अमाउंट में ले सकते हैं, उसमें आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट आगे पहले एलसी भी खुल रही है, अब लोगों ने उस एलसी में अपने स्टॉक को मैनेज करके स्टॉक बोर्ड से बचने के लिए क्वांटिटी भी मैनेज करवा ली है, तो वो जो 18% का लॉस है उसको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन वो तो मैंने कहा कि ये इशू खड़ा हुआ दोनों तरफ से। एक्टिव इंग्रीडियंट्स में वो लोग जिनको या जो सबसे मेडिकेमेंट्स वाले हैं जिन्होंने इम्पोर्ट्स किए हैं वो शायद कुछ दिनों बाद FBR के पास रिफंड के लिए जा रहे हैं, जी हमसे टैक्स कलेक्ट हो गया जून में, मई में, पूरे साल में, और वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि इफेक्टिव रेट जो था 1% था, वो भी आप रिफंड दे दीजिए, तो डिस्प्यूट खड़ा होगा। इसी तरह से जो एक्टिव इंग्रीडियंट्स वाला मैटर है वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई है कि वहाँ पे आपने डालने कंडीशन के अगर 11% से कम FD का उसका कस्टम ड्यूटी का रेट था तो फिर तो आपको बेनिफिट मिलेगा 1% का, अदरवाइज आपको 18% पे FD करना है। अब हो सकता है आपने बहुत सारी इम्पोर्ट्स ऐसी की हो जिन पर जो है कस्टम ड्यूटी का रेट था वो 12% था, 13 था, 16 था, 20 था। कल FBR आपको नोटिस दे सकता है कि जी आपने आपका रेट जो इफेक्टिव रेट था वो 12% था, 15% था, आपको बेनिफिट नहीं मिलना था 1% का, लिहाजा आप जो है वो 18% की पेमेंट कीजिए उसको। तो ये दोनों तरफ से है और ये डिस्प्यूट्स आएंगे आपके पास। एक टैक्स पेयर के तौर पर आपके से ये ऑप्शन होगा क्योंकि इम्पोर्ट्स का मैटर है, आपने एक दफ़ा आप इम्पोर्ट रोक नहीं सकते, डिले नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर कराना है आपने, तो क्लियर कराना है तो आपने ड्यूटीज़ भी देनी है। ड्यूटी देने के बाद फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जाके रिटर्न में अगर दूसरी चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो फिर रिफंड के लिए जाइए FBR के पास। आसिफ तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बात तो बुनियादी तौर पर ठीक है, मगर ये कि जो सेल हो जाती है, सेल के टाइम में सेल्स के चार्ज है, तो अगर आज में सेल हो रही है तो बजट में जो आज मैं किसी को जो है 1% वाले को 18% कैसे चार्ज कर सकता हूँ। सेल हो गई दैट्स इट, सेल के टाइम में चार्जेस दे प्रैक्टिकली मेरे नज़दीक जो है ना वो अनसोल्ड स्टॉक जो 30 जून 23 में खड़ा हुआ
दैट विल बी गोइंग फॉरवर्ड सब्जेक्टिवली वॉट एवर द रिचीव, बिकॉज के एक एंट्री में रेट, एक एंट्री में बेनिफिट दिया गया और एक एंट्री में बेनिफिट वापस दिया गया। तो 82 है जो रॉ मटेरियल की है, उसमें बेसिकली जो है वो बेनिफिट का मतलब 1% रिचीव को रिस्ट्रिक्ट किया, और 81 वाली जो है उसको बेनिफिट को जो है वो उसकी स्कोप को बढ़ाया गया। फिर बढ़ाने वाला जो है वो चूँकि मतलब उसके पास तो रेवेन्यू तो कम ही है, लेकिन उसने अगर क्या कहते हैं 18% पे पे करके चार्ज कर दिया, तो वो हमारा सेक्शन 3 भी है कि वो आप इफ यू हैव पास ऑन दी बर्डन, even the tax was not collectible, but you have passed on the burden, then obviously you cannot claim the refund. अब होना तो नहीं चाहिए कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इस तरह की चीज़ों को, बट लगता है ये कोई हरबल वाले कोई बासलात थे जो मेरे ख्याल से चलेंगे। सर इसमें आप हैशटैग बताते हैं जुलाई 22 से मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर के पास जाऊँगा, एम्प्लॉयर मुझे 148 खोल के बताएगा, बोलेगा भाई इसमें तो प्रोविजन नहीं है, मैं क्यों करूँ। अब अगर इसने कर भी दिया फॉर एग्जाम्पल, तो कल को मुझे डिपार्टमेंट ऑफ मॉनिटरिंग और विथहोल्डिंग टैक्सेस करेगा, तो पूरे साल की टैक्स इनकम निकाल के बोलेगा यार ज़ीशान पर आपने इतना टैक्स कम क्यों काटा। तो वो एज एन एम्प्लॉयर मेरे ऊपर एक कंपल्शन आएगी। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे पास केस लॉज मौजूद है जो मुझे कहते हैं कि टैक्सेस विथहोल्डिंग जो है वो सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंस है, और अगर इवेंचुअली एक टैक्स पेयर ने जो कि सैलरीड क्लास है उसने रिटर्न फाइल कर दिया तो ड्यू टैक्सेस डिपॉजिट हो गए, तो जस्ट अ मेयर डिफरेंस, उस पर पीनलाइज होना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट को तो छोड़ देता है उसके अंदर, लेकिन डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो आई पर्सनली फील एंड आई बिलीव कि नॉर्मली कमेटी जब इसको फोर्सी करेगी जो बन चुकी है, तो आई बिलीव दे विल इंट्रोड्यूस दिस अमेंडमेंट ऑल्सो इन 149 to to give a good breather to a salaried class who is being suffocated for such a long time. Thank you. साहब बताइएगा कि रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट जो एक्सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर एंड आईटी एक्सपोर्टर को अवेलेबल एफटी अवेलेबल करना है, तो क्या वो नील की रिटर्न फाइल करेगा या नल की रिटर्न फाइल करेगा? सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर और सॉफ्टवेयर एंड आईटी इनेबल सर्विस, इनको रिटर्न फाइल करने का वेवर है, प्रपोज है। तो जब ये अगर ये रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली रिटर्न तो इसको या मिल के नल की फाइल करेंगे या बिल्कुल ही फाइल नहीं करेंगे इसका रिटर्न फाइल लेकिन अगर रजिस्टर्ड है स्टेटमेंट में तो उस वक्त में क्या करेगा, रिटर्न बिल्कुल फाइल नहीं करेगा या नल की करेगा। देखिए बेसिकली से प्रॉब्लम ये है कि ये आईटी सेक्टर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के जो ये प्रॉब्लम डाला, ये प्रॉब्लम ही हम पता है क्या बोलूँगा आपको, ये पता है कि सब्जेक्ट एक्सपेक्टर है प्रोविंस का, फेडरल के सीएससी से रिटर्न का क्या ताल्लुक उससे, नहीं तो अभी तक समझ में नहीं आई अमेंडमेंट, तो पहले भी थी। तो अब अलहमदुलिल्लाह इनको भी अकल आ गई, उन्होंने ये कहा कि यार इसको यहाँ से तो ख़त्म करो, क्योंकि फेडरल में तो डोमेन नहीं है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आईसीटी आई डू रिस्पेक्ट कि लॉ आप प्रिवेल करेंगे, तो उन्होंने वहाँ से ख़त्म कर दिया। तो टेक्निकल उन्होंने कहा कि जो कंडीशनैलिटी है अब आप टू दी ओनली एक्सटेंट के अगर आप विथहोल्डिंग करते हैं, ठीक है विथहोल्डिंग के रिटर्न आप फाइल करें, विथहोल्डिंग का लॉ तो कंपल्शन है, अदरवाइज आपको रिटर्न में कोई रिक्वायरमेंट नहीं। थैंक यू। ऑडियंस में से किसी को क्वेश्चन अगर है तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू। शुक्रिया खुर्शीद साहब। Thank you very much, gentlemen. I would like to request Sajidullah Saab